हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया, द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप HPCL ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। मेरा आज का जो वीडियो है दिस इज़ रिलेटेड टू दिस डॉक्यूमेंट जो 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू द केस स्टडीज़ आस्क्ड फ्रॉम HPCL एंड सिमिलर अदर ऑयल कंपनीज लाइक IOCL इन द इंटरव्यू। इन योर HR का ये पार्ट होता है केस स्टडीज़, जिसमें क्वेश्चन वो पूछता है और इन्हीं केस स्टडीज़ में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं दीज आर यूज्ड इन योर ग्रुप टास्क ऑल्सो। सो HPCL कंडक्ट्स सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप टास्क। 2023 में नंबर ऑफ ग्रुप टास्क हैव बीन चेंज्ड। So 2020 till 2023 group task there were some 10 to 12 group tasks and 23 onward are 15 group tasks. So all these group tasks for engineer BTech people we will provide you. Plus May 2025 there was junior executive officer recruitment by HPCL. In that also group tasks were asked. So that was in May 2025. Those group tasks also we will add it. So all the group tasks we will add. So maybe some 50 group tasks along with solution, and that document also you take. Now this document is related to case studies, and case studies in HPCL are asked from couple of एरियाज़। कुछ ऐसे पर्टिकुलर डोमेन है जहाँ से केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं, जैसे फायर फाइटिंग से पूछ ली या सेल्स केस स्टडीज़ पूछ ली, मार्केटिंग की केस स्टडीज़ पूछ ली, इंफ्रास्ट्रक्चर या पेट्रोल पंप से रिलेटेड केस स्टडीज़ पूछ ली, या बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी केस स्टडीज़ पूछ ली। तो ऐसे कुछ केस स्टडीज़ हैं जो HPCL पूछता है और उन केस स्टडीज़ को हमने अलग अलग इन वर्टिकल में बांटा हुआ है और उन केस स्टडीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टर्मिनोलॉजीज़ याद करना, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा टर्मिनोलॉजीज़ का सारी केस स्टडीज़ की, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको ग्रुप टास्क में बोलने में हेल्प करेगा। इफ़ यू यूज़ राइट टर्म्स फॉर पर्टिकुलर केस स्टडी और ग्रुप टास्क यू विल श्योरली पास द ग्रुप टास्क। तो मंत्रा इज कि आप 2 लाइन बोलो, अगर आपने 2 ही लाइन बोली लेकिन आपने टर्मिनोलॉजी ठीक यूज़ कर ली उसमें जो उस टास्क से रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी है, तो आप पास हो जाओगे। तो राइट टर्मिनोलॉजी इन द पर्टिकुलर ग्रुप टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उसको पास करना चाहते हो। तो ये मेरा जो वीडियो है ये HPCL में आने वाले ग्रुप टास्क में जो यूज़ होती है टर्मिनोलॉजीज़ एंड जो आपकी केस स्टडीज़ है उसमें से है। तो इंटरव्यू और ग्रुप टास्क दोनों में इसका आपको बेनिफिट होगा। अक्टूबर 2025 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है HPCL का, और HPCL की सिचुएशनल केस स्टडीज़ के अलग अलग सिचुएशंस में आपको जो केस स्टडीज़ हैं वो जो देता है, सिचुएशन देता है, आपने उसका आंसर करना होता है। सो जो केस स्टडीज़ होती हैं वो टिपिकल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और ये आपके मैंने बताया HR में भी होंगी। 50+ आपकी केस स्टडीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये आप प्लीज़ गो थ्रू ढंग से करना। केस स्टडीज़ के थीम ये है: फायर फाइटिंग, इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड केस स्टडीज, मार्केटिंग से रिलेटेड केस स्टडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल पंप से रिलेटेड केस स्टडीज, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड केस स्टडीज, प्रोडक्ट या बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज। तो ये केस स्टडीज मैं आपको दे रहा हूँ। मैं पहली के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सारी केस स्टडीज आप गो थ्रू करें। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, पढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन सब को आप गो थ्रू करना फ्रेंड्स। पहली केस स्टडीज है फायर फाइटिंग केस स्टडीज। बहुत ही फ्रिक्वेंटली फायर फाइटिंग से क्वेश्चन आता है। रिफाइनरी, पेट्रोल पंप, टैंकर में फायर फाइटिंग हो गया। अब ये फायर फाइटिंग से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये टर्मिनोलॉजीज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप कहीं ना कहीं यूज़ करोगे आंसर करते टाइम, तो आपका आंसर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा। तो ग्रुप टास्क के अंदर अगर सपोज आपका क्वेश्चन कोई फायर फाइटिंग से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका, अगर कोई केस स्टडीज आपको दे दी जाए ग्रुप टास्क के लिए, तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है। नंबर 2, आपका जब वो 3 पेज का डॉक्यूमेंट देता है, उसमें एक वीडियो शुभा मैडम बनाएंगे कि 3 पेज के डॉक्यूमेंट को आपने कैसे गो थ्रू करना है। तो अगर 3 पेज का डॉक्यूमेंट आपको होगा तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऐसी टर्म्स को निकालना है, ऐसी टर्म को ढूंढना है और ऐसी टर्म्स को आपने उसको निकाल के डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली अगर आपकी टर्मिनोलॉजीज आपको पहले पता होंगी तो आप उसके बारे में डिस्कशन कर पाओगे। जैसे इवैक्यूएट, फायर ब्रिगेड, वेंटिलेशन, आउटब्रेक होना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होना, रेस्क्यू एंड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। अब ये टर्म्स निकलने भी तो चाहिए ना तुम्हारे मुंह से, वहाँ पे तुम बोलोगे। वैसे ही हीट सेंसर, अलार्म सिस्टम, कंट्रोल रूम,
अर्ली वार्निंग, फिर रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, फायर हाइड्रेंट यूज़ करेंगे, फोम सिस्टम यूज़ करेंगे, उसके बाद कूलिंग मेजर्स, एरिया को आइसोलेट करेंगे, फायर ब्लैंकेट यूज़ करेंगे, फायर अलार्म एंड सायरन, रेस्क्यू टूल्स यूज़ करेंगे, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। ये टर्म्स को एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि अगर फायर फाइटिंग से रिलेटेड कोई आपकी आती है केस स्टडी आती है तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कई बार फ्रेंड्स आपका जो ग्रुप टास्क होगा या केस स्टडीज होंगी उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कुछ हो जाए तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? तो होता क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? बेसिकली स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट होता है जो इमरजेंसी के टाइम पे आपको फॉलो करना होता है। कि आग लग जाए तो जैसे आपने कई जगह देखा होगा थिएटर्स में, मूवी हॉल्स में, कि अगर फायर लग जाए तो एरो लगे हैं, आपने एरो को फॉलो करते हुए चलना है। तो जहाँ पे भी ज़्यादा क्राउड होती है वहाँ पे ऐसे एरोज या साइन बोर्ड लगाने पड़ते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बड़ा क्लियरली लिखा होता है क्या करना है क्रिटिकल सिचुएशन में, कहाँ पे अवॉइड करना है, गलती कहाँ नहीं करनी, किसको फॉलो करना है, वो बड़ा क्लियरली वहाँ लिखा होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फायर फाइटिंग के क्या होते हैं, जैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इवैक्यूएशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के इमीडिएटली आपने क्या करना है। अब फायर फाइटिंग के लिए इमीडिएटली आपको क्या करना होता है, आपको फायर अलार्म रेज करना है, सबको अलर्ट करना है। ये पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम सबको अलर्ट करेंगे, अलार्म रेज करेंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, इमरजेंसी कंट्रोल को बुलाएंगे, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, शट डाउन करेंगे फ्यूल सप्लाईज जितना भी है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है, फायर होगी तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। उसके बाद इवैक्यूएशन। अब सोचो आपने इवैक्यूएशन पहले बता दिया कि जैसे आग लगी आप क्या करोगे, सब हम लोगों को बाहर निकालेंगे। ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है ये, फिर ये दूसरा स्टेप है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सही आंसर अगर कर देंगे तो मार्क्स आपको मिलते हैं। उसमें भी आपने किस तरीके से किया। फिर तीसरा फायर कंटेनमेंट, फायर को कंटेन करना, सो दैट हम फायर को बुझाने का काम हम तीसरी स्टेज पे कर रहे हैं। फिर रिलीफ एंड रेस्क्यू कि जो बेसिकली ट्रैप हो गए लोग उनको बचाना, फर्स्ट एड उनको देना, किसी को डेंजर लग गया उसको देना। फिर उसके बाद फायर जब हो गया सब कुछ है तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, तो पोस्ट फायर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो फायर फाइटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये 5 स्टेप है उसके। तो आप 5 स्टेप्स को अगर देखोगे तो वहां पे आप फिर अच्छे तरीके से बात कर सकते हो कि मेरे को ये करना है। फायर फाइटिंग केस स्टडीज जो आपको इंटरव्यू में दे सकता है या जो आपको जीटी में भी दे सकता है कि फायर ब्रेकआउट हो गई है रेजिडेंशियल। अब देखो फायर ब्रेक्स आउट, ब्रेकिंग आउट ऑफ द फायर। तो अगर ब्रेकआउट वर्ड आपने यूज नहीं किया तो आग लग गई। जो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे हैं जिनको हिंदी में कंफर्टेबल हैं, वो आग के लग जाने को भी अगर गलत बोलेंगे तो इंप्रेशन आपका नीचे जाता है। तो फायर ब्रेक्स आउट, तो फायर ब्रेकआउट इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 5 फ्लोर है उसमें और आप भी उसी बिल्डिंग में रह रहे हो, तो क्या स्टेप्स लेंगे आप? ये पहले तो काम रहो, दूसरों को अलर्ट करो, इमरजेंसी नंबर पे कॉल करो, पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, इवैक्यूएशन करवाओ, क्लोज द डोर, जो आपके पीछे डोर्स हैं उनको क्लोज करते जाओ, आग फैले ना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। अगर ट्रैप हो गए तो ये चीज़ करो, वेट टॉवल यूज़ करो, ओपन डोर्स एंड विंडोज़ को वेंटिलेशन के लिए खोल दो। आप बोलोगे सर यहाँ दरवाज़ा बंद करवा रहे हो या विंडो को खुला रहे हो? दरवाजे वो बंद करवा रहे हैं जहाँ से आग फैल सकती है। आग को फैलने के लिए मीडियम चाहिए, अपने मीडियम को हटाओ उसको। अगर मीडियम आपको लगता है आग यहाँ से आ सकती है, उस मीडियम को हटाओ। रास्ते में एलपीजी सिलेंडर ये वो कुछ भी है उनको किनारे करो, उसमें और भी ज़्यादा लग सकती है, रिमूव करो जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह हो सकते हैं। आप नाइट ड्यूटी पे हो शॉप फ्लोर पे और सडनली स्मोक निकलना एक कॉर्नर से स्टार्ट हो गई, आपके पास एक हेल्पर है नाइट ड्यूटी पे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? बहुत बार पूछा जाता है ये ग्रुप टास्क के अंदर भी। तो आप सिवियरिटी, पहले सबसे पहले प्रॉब्लम की सिवियरिटी देखोगे। अगर ज़्यादा सिवियर नहीं है, स्मोक निकल रहा है, पता लगे छोटी सी ऐसे आग लगी हुई थी, बुझा दी आपने, तो अपने बॉस को या बाकी लोगों को अलार्म मत रेज करो। अलार्म रेज करने से पहले आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि सिवियर कितनी है प्रॉब्लम। फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाओ, पर जो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को जरूर यूज करो। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करो जो है आपके पास इंस्ट्रक्शंस को, और मेजर स्प्रेड को प्रिवेंट करो, शट डाउन करो इलेक्ट्रिक सप्लाई को। अगर क्राउडेड प्लेस जैसे रेस्टोरेंट हैं उसमें डिनर कर रहे हैं आप, सडनली आपने देखा कि लोग रेस्टोरेंट से बाहर भाग रहे हैं और एलपीजी सिलेंडर जो किचन में पड़ा हुआ है उसमें आग लग गई, तो क्या स्टेप्स लेंगे आप इस सिचुएशन में? काम करना लोगों को। फिर आपने देखा एलपीजी सिलेंडर एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, जो आग बुझानी है, एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए, पेट्रोल पंप पे आग लग जाए, या टैंकर में जिसमें ऑयल है उसमें आग लग जाए, ये अलग क्वेश्चन है। एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई, मैं बुझाने जाऊंगा सर, नो। पेट्रोल पंप पे लग गया, नो। टैंकर में लग गया, नहीं, वो बड़ा डेंजरस होता है, आप नहीं बुझा सकते।
बेसिकली ट्रेंड प्रोफेशनल टर्म है, उसमें ट्रेंड प्रोफेशनल को ही एलपीजी सिलेंडर की आग या पेट्रोल पंप की आग या टैंकर की आग को बुझा सकता है। आप नहीं बुझा सकते, आपको अपने आप को सेव करना है, जो बाकी लोग हैं उनको भी सेव करना है। अगर कोई गाड़ी आ रही है टैंकर में, हाईवे पे आग लग गई, गाड़ियां आ रही हैं, आप उनको रोको कि वो आगे ना आए, और ट्रेंड प्रोफेशनली उसको बुझा सकता है। आप जाओगे तो आप भी खतरे में आ सकते हैं। इवैक्यूएट करो एरिया को। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इवैक्यूएशन। एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए, टैंकर में आग लग जाए, पेट्रोल पंप पे आग लग जाए, इवैक्यूएशन वो करना है। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, पानी कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इलेक्ट्रिक फायर को कैसे बुझाना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बिल्डिंग में आग लग गई, तो आपने देखा कि कुछ लोग, चिल्ड्रन, ओल्ड जो हैं, उनको रेस्क्यू करना है। तो कैसे करेंगे आप, एस्केप रूट। अब ये टर्मिनोलॉजी एस्केप रूट, इमरजेंसी सर्विसेज, स्पेसिफिक रोल दिया जाए, तो इस तरीके से आप उसको आगे लेके जाएंगे। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्रियल वर्कर्स को? आप तो मार्केटिंग में हो या आप किसी और चीज में हो, तो आपको क्या फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग आपको दी जानी चाहिए। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको फायर फाइटिंग आना चाहिए। बेसिकली अगर ट्रेंड हो आप, आपको पता है, तो आप पोटेंशियल फायर हजार्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में यह भी बताया जाता है कि यहां आग लग सकती है, हजार्ड हो सकता है, मतलब अभी लगी नहीं है लेकिन लग सकती है, उसका पता भी उसी को लगेगा जिसने ट्रेनिंग ली होगी। क्योंकि रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इवैक्यूएशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट एड तो आप कर ही सकते हैं। ये अमेरिकन है, और इंडिया के केस में इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं जो नीचे हमने डिस्कस किए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, ये है जो मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसे आप एसओपीज को फॉलो कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एसओपीज, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। फिर प्रोटोकॉल और लॉज इंडिया में कौन से फॉलो करते हैं हम, ऐसे प्रोटोकॉल्स और लॉज जो फायर फाइटिंग से रिलेटेड है, हम उनको किन को फॉलो करते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड है इंडिया का, एनबीसी 2016, आपने ये नाम याद रखना है। ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यूएस का है। ओएसएचए जो है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए का है, लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो इंडिया का है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ये इंडिया का है, और इसको आपने इस तरीके से यूज करना है। फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी, फायर डिटेक्शन, ये सब के बारे में बात करता है। कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है फायर सेफ्टी का, बिल्डिंग में, रिफाइनरी में, इन सब चीज़ों में। फायर प्रिवेंशन इन सबको कवर करता है। तो आपसे डिटेल में तो नहीं पूछेगा क्योंकि फायर फाइटिंग इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने नाम भी ले दिया तो आपका ये हो जाएगा। फिर फैक्ट्री एक्ट 1948, एक्सप्लोसिव एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट, ये आपने जो ब्लू में लिखे हुए मैंने, अगर इन नाम को आपने याद कर लिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड्स कौन से हैं, कि अगर किसी जगह आग लग जाए, एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 2190 है, अगर ये थोड़ा सा याद कर लिया आपने तो इसमें हो जाएगा। प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बता दिया, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ये होते हैं। तो पेट्रोल पंप की आग और बाकी इनमें क्या डिफरेंस है? इमीडिएटली इवैक्यूएट करो, इमरजेंसी को बुलाओ, एक्सटिंग्विश करने की ट्राई मत करो। कई बच्चों से पूछा जाता है पेट्रोल पंप पे आग लगी क्या करोगे? सर हम पानी लेके जाएंगे, रेत लेके जाएंगे, फोम लेके जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, इवैक्यूएट करो, स्टे अवे। वर्क प्लेस पे लग जाए तो ये सेम, इनको गो थ्रू करेंगे, आप पढ़ेंगे, सेम ही चीज है। तो अगर कोई फायर फ्लेम से बर्न हो जाता है किसी को, तो उस विक्टिम के लिए आप क्या करोगे? सेम उसी के डिटेल में, अलग अलग ये केस स्टडीज हैं फ्रेंड्स जो अलग अलग वे में पूछी गई होंगी। हजीरा जयपुर फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा इनफेमस मैं बोलूँगा, IOCL का है, जहाँ आग लग गई थी। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल था इसमें, और इसमें 12 लोगों की डेथ हो गई थी जो उस पे थे। तो बहुत बड़ा एक इंसिडेंस है, केयर पूछ लेता है वो। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, घर में अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है उसके थ्रू आग लग गई तो उसको कैसे बुझाएंगे? तो कट ऑफ पावर सप्लाई, राइट फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। छोटी फायर है, बड़ी फायर है तो ऐसे करना है, पोस्ट फायर ये करना है। और एक फायर ट्रायंगल होता है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ये फायर ट्रायंगल है। इसमें से किसी भी एक चीज़ को तोड़ दोगे, ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दोगे, हीट को रोक दोगे, फ्यूल को रोक दोगे, तो एक्सटिंग्विश हो जाएगी फायर। अगर LPG सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करना है? पहले तो अलर्ट करना है सबको। गैस सप्लाई अगर है तो उसको बंद करना है। हेल्प के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना है। फायर एक्सटिंग्विशर अगर छोटा है आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। वेंटिलेशन इंश्योर करो, सेफ डिस्टेंस रखो। तो इस तरीके से आप इनमें कर सकते हैं। और कुछ और HR क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ।
इनका आंसर आपको, अगर आप इनको सोचें, इसी में है जो हमने पीछे डिस्कस किया, उसी में इसका आंसर है। अगर आपको ना मिले तो आप मेंटर से डिस्कस करना। सिमिलरली फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका सेल्स से रिलेटेड केस स्टडीज, और सेल्स से रिलेटेड भी ये टर्मिनोलॉजीज, सेल्स की टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। फ्लीट सेल क्या होता है, सप्लाई चेन एफिशिएंसी क्या होता है, कंज्यूमर प्रमोशन क्या है, राइट, सेल्स टारगेट, सेल्स कोटा, फिर बेंचमार्किंग, ये कुछ टर्म्स हैं जो सेल्स से रिलेटेड हैं। इन्हीं टर्म्स को आपने करना है, फिर उसके बाद सेल्स की केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट है, इसको गो थ्रू करो, ये केस स्टडी से रिलेटेड है, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इसको अच्छा करेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाएगा। और इसी तरीके से और डॉक्यूमेंट्स भी उनको भी ले लो एंड प्रिपेयर वेल फॉर HPCL इंटरव्यू। थैंक यू।